तो झारखंड के शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में मात्र 21 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस गठबंधन मेजॉरिटी की तरफ रुझानों में बढ़ता हुआ 41 सीटें चाहिए, 39 सीटों पर वो पहुंच चुका है। तो शायद पहला एक ऐसा चमत्कार हो कि कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ले। लेकिन छोटा राज्य है, अंत समय तक 1 बजे के आसपास इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, तो हमको तब तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन शुरुआती रुझानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 81 में से 65 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से रजनीश सिन्हा भी जुड़े हुए हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, अगर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन में दुगने का अंतर है, क्या कुछ इसका मतलब और क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ट्रेंड तो अच्छे नहीं है बिल्कुल। अभी भी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी ब्रेक के दौरान, तो वो बता रहे थे कि इस वक्त बीजेपी बहुत डरी हुई है। रघुवर दास सिर्फ एक जमशेदपुर की सीट पर हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं, और जो शुरुआती ट्रेंड बता रहे हैं वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि शुरुआती ट्रेंड पे बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुझे एक वाकया याद है कि 2015 में जब बिहार में चुनाव हुए थे और शुरुआती जब पोस्टल बैलेट की जब गिनती शुरू हुई थी, बीजेपी बहुत ज़्यादा लीड कर रही थी और बीजेपी के नेताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, पटाखे छोड़ने उन्होंने शुरू कर दिए थे, और 2 घंटे बाद बीजेपी तीसरी पार्टी हो गई थी। तो ऐसे में शुरुआती रुझान के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए एक झटका है कि शुरू में वो लीड नहीं कर पा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं रघुवर दास का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, कहीं वो उनको भारी ना पड़ जाए। ओवर कॉन्फिडेंस, क्या वाकई ओवर कॉन्फिडेंस था, और क्या कारण था कि रघुवर दास ही खुद इन चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गए थे? विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिरकार क्या ऐसा कारण रहा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको स्टैंड आउट करके खड़ा होना हो 5 साल के बाद, जिसने इकलौती झारखंड की सरकार चलाई है, वो खुद मुद्दा बन गए, और निगेटिव कारणों से ऐसा क्यों? देखिए, जितने बीजेपी के नेताओं से मेरी बात हुई, जो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों ने बात की बिना नाम लिए, उन सबका ये कहना था कि मुख्यमंत्री जो है उनका जो व्यवहार था, जो जिसको एरोगेंसी कहते हैं हमने पॉलिटिकल, वो उसने उनका बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा वैसा रघुवर दास के खिलाफ कोई व्यक्तिगत उनके भ्रष्टाचार का या कोई ऐसा सामने नहीं आया। सरयू राय जरूर एक उनके ऊपर आरोप लगाते रहे हैं लेकिन राज्य में, लेकिन उनके व्यवहार को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल था, जो कि पूरा राजनीतिक वर्ग जो है, पॉलिटिकल क्लास अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो इस बात को कहता था। और यही बात विपक्ष के लोग तो कहते ही थे, सत्ता पक्ष के लोग भी कहते थे। लेकिन व्यवहार के साथ साथ क्या आपको लगता है कि CNT, फॉरेस्ट लैंड, बिजनेस क्लास के लिए अलग से लैंड बैंक बनाना, इस तरीके के जो तमाम फैसले हैं या इस पर आगे बढ़ने की कोशिश है, वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है? नतीजों में 62 ऐसी सीटें हैं जिस पर असर दिखता है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, जिसमें 25 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही थी, गठबंधन जीत रहा था पिछली बार। और मेरे ख्याल से इसने एक ऐड ऑन किया कि एसपीटी एक्ट जो है, ये आदिवासियों के खिलाफ है। आदिवासियों में मुद्दा था, चूंकि मैंने इस पे खबर भी लिखी है। ये आदिवासियों में मुद्दा इसलिए था, बिल्कुल वो नागरिकता कानून जैसा एक संवेदनशील मुद्दा बन गया था आदिवासियों के बीच में, और झारखंड मुक्ति मोर्चे ने उसको बहुत एग्रेसिवली। एक मिनट, ब्रेकिंग न्यूज जमशेदपुर से, जैसा मुझे बताया गया था मेरे सूत्रों की तरफ से, जमशेदपुर ईस्ट से सीएम रघुवर दास पीछे चल रहे हैं। अभी पोस्टल बैलेट की बात हुई होगी, और उसमें अगर रघुवर दास पीछे हो जाते हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशन है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे बड़ा राजनीतिक जुआ खेला था, क्या वो पूरी तरह से पिटने जा रहा है। भले से वो जीत जाए, पर रुझानों में ही उनका पीछे चलना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल संकेत जरूर देता है। यहाँ पर जमशेदपुर ईस्ट, जो कि उनकी परंपरागत सीट रही है, लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं, वहीं से उनके खिलाफ उनके ही पुराने सहयोगी सरयू राय, जो कि बड़े तेज तर्रार माने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक तौर पर घेरने में सरयू राय की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। झारखंड में बीजेपी का जो संगठन था, उसको चलाने में, खड़ा करने में सरयू राय की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और अगर पहले किसी को याद किया जाता था तो कैलाशपति मिश्रा, सरयू राय, सुशील मोदी, ऐसे लोगों को याद किया जाता था। गंगा बाबू, जो कि बिहार और झारखंड जो कि मिला जुला था, उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप हुआ करती थी। अनुराग को जोड़ना चाहते हैं जी, आप कह रहे थे कि अगर रघुवर दास पीछे चल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये कि आगे सरयू राय हैं, और फिर गौरव वल्लभ कहाँ? अब मुझे देखना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि अभी गौरव वल्लभ आगे चल रहे हैं या सरयू राय, चूंकि रघुवर दास के वोट काट रहे हैं इसलिए गौरव वल्लभ आगे हो गए हैं, हमको ये देखना होगा। लेकिन उनका पीछे चलना मेरे ख्याल से इस चुनाव का सबसे बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर होगा। और आप ये देखिए कितना बड़ा अंतर
कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी के बीच होता जा रहा है। 39 सीटें यानी बहुमत से मात्र 2 सीटें दूर है। रुझानों में कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी मात्र 20 सीटों पर है। आजसू पहले की तरह 4 सीटें पाती हुई, पिछली बार 5 सीटें उसकी थी, और अदर जिसमें झारखंड विकास मोर्चा जो कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी है वो, और उसके बाद अदर्स 2 सीटों पर आगे हैं। तो यहां पर एक बड़ी डिफाइनिंग सिचुएशन रुझानों में शुरुआती ढंग से आती हुई कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में। और जैसा कि लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, रघुवर दास क्या इकलौता फैक्टर है जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा बना दी, इसका हम विश्लेषण करेंगे अनुराग जी। विनोद जी, आप बात कर रहे थे सीएनटी और एसपीटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट। देखिए, सीएनटी और एसपीटी एक्ट एक बड़ा मुद्दा है वहाँ पर। ये सही है कि विकास की वजह से वहाँ ज़मीन का अधिग्रहण में दिक्कत आती है, इन दोनों एक्ट की वजह से, छोटा नागपुर क्षेत्र में भी और संथाल परगना में भी। लेकिन आदिवासियों के लिए उनके जीवन अस्तित्व का मुद्दा है, और आदिवासियों को लगता है कि अगर ये एक्ट में इसमें जरा भी नरमी हो गई, अर्जुन मुंडा ने एक बार कोशिश की थी इसको थोड़ा सा इसमें संशोधन करने की, तो ज़बरदस्त विरोध हुआ था विधानसभा में, 1.5 साल तक विधानसभा नहीं चली थी। इसी तरह जब रघुवर दास भी इस पर विधेयक लाए, उसका भी विरोध हुआ, और मतलब कहते हैं सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध हुआ, तो उनको भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तो भाजपा की एक छवि ये बन गई कि भाजपा जो है पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए आदिवासियों की जमीन लेना चाहती है। कांग्रेस और जेएमएम ने इसको खूब जो है आदिवासियों के रूप में प्रचारित किया, और उस तरह से भाजपा काउंटर नहीं कर पाई इसका। जैसे नागरिकता वाला मामला है तो इस पर तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे आकर के उसका एक जवाब दिया और कहा कि आप अफवाहों में ना आए। तो इस मुद्दे का वहां पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपके हिसाब से रघुवर दास क्यों नहीं समझ पाए इन मुद्दों को? 1995 से वो लगातार विधायक हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जमीनी मुद्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं, कम से कम ऐसी उम्मीद तो की जाती है। मुझे ये लगता है एक बड़ा पुराना शेर है। मुझे लगता है अनुराग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा सा अति आत्मविश्वास भी हो गया था, और एक उनको लग रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसले केंद्र सरकार ले रही है, चाहे वो 370 हो, नागरिकता कानून हो या राम मंदिर हो, ये सारे, इसका उनको बड़ा फायदा मिलेगा, और वो इसके सहारे अपनी जो है विधानसभा चुनाव की नैया पार कर लेंगे। अनुराग, मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, एक बड़ा पुराना शेर है। वो शेर ये कहता है, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारों, कि मैं जमीन के रिश्तों से उठ गया यारों। मेरे ख्याल से रघुवर दास कहीं ना कहीं उसी तरह की मेंटालिटी के शिकार थे। मैं मानता हूं कि रघुवर दास पर व्यक्तिगत तौर पर कोई करप्शन के एलिगेशन नहीं लगे हैं, लेकिन उनके जितने नजदीकी लोग थे उन पर गाहे बगाहे करप्शन के एलिगेशन लगते रहे हैं, चाहे वो उनके परिवार के लोग हों, चाहे उनसे जुड़े राजनीतिक लोग हों। और मेरे ख्याल से बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कि हाँ, इस तरह की शिकायत हमने भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के वहां प्रभारी है, जो बीजेपी की व्यवस्था है, उसके आधार पर, और यहाँ पे जो संगठन के प्रभारी हैं उनको बार बार की है। लेकिन चूंकि एक परंपरा रही है कि हरियाणा में खट्टर को नहीं छूना है, किसी भी तरह से हमको ने देवेंद्र फडणवीस को वहां पर उतार दिया है, उनको नहीं छूना है। तो मेरे ख्याल से जो ये रणनीति थी बीजेपी हाईकमान की कि हमको अपना नेतृत्व नहीं बदलना है, ये बहुत बड़ी शायद एक राजनीतिक गलती साबित हो जाए। लेकिन अभी देखिए, सीएम रघुवर दास फिर से आगे हो गए हैं। बिल्कुल, इस वक्त सीएम रघुवर दास का आगे होना भी एक बड़ा उलटफेर है। रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, क्या कारण थे कि सरयू राय बाहर हुए, और क्या कारण है कि सरयू राय जो खुद जमशेदपुर से आते हैं, उन्होंने अपनी परंपरागत सीट छोड़कर रघुवर दास के खिलाफ भी लड़ना उचित समझा? देखिए, सरयू राय ने इसे एक प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। सरयू राय का यह कहना था कि अगर पार्टी में मेरी पूछ नहीं है, रघुवर दास, जैसा अभी आप लोग डिस्कस करते हैं, बिल्कुल सही बात है। रघुवर दास का जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, चिराग पासवान से मेरी बात हुई थी, इन लोगों ने कोशिश की, आजसू में मेरी बात हुई, सुदेश महतो से, इन लोगों ने कोशिश की कि बीजेपी के साथ हम चुनाव में जाएं, मगर रघुवर दास का जो बिल्कुल एडमेट बिहेवियर था, वो तैयार नहीं थे कि किसी को बहुत ज़्यादा स्पेस दिया जाए। चिराग पासवान ने मुझे पर्सनली बताया कि कई बार उन्होंने खत लिखा है पार्टी के आला कमान को कि हम साथ में चुनाव में जाना चाहते हैं झारखंड में। पार्टी के अंदर भी आप लोगों को अपने पास नहीं रख पा रहे थे, और पार्टी के बाहर के लोगों को भी साथ में लेकर चलने को तैयार नहीं थे। आजसू ने भी बार बार कोशिश की, वो दिल्ली जाते रहे, सुदेश महतो रांची से बार बार बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन रघुवर दास ने स्पेस नहीं दी। तो अगर आप साथियों को लेकर पार्टी के अंदर सरयू राय ने जिस तरह से बगावत की बिगुल उन्होंने फूका, उसके बाद भी उन्होंने मनाने की कोशिश नहीं की गई, उन्हें छोड़ दिया गया, और नतीजा ये हुआ कि सरयू राय रघुवर दास के सामने खड़े हो गए ये बताने के लिए कि वो रघुवर दास को हराना चाहते हैं और सरयू राय अपनी सीट बचाना भी चाहते हैं। इसलिए वो देखिए 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। रघुवर दास का ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा है कि वो एक जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। अब खैर ये नतीजा पर डिपेंड करेगा कि रघुवर दास का कॉन्फिडेंस था
था या ओवर कॉन्फिडेंस था, मगर ये बात तो है कि कहीं ना कहीं अपने लोगों को, अपने साथियों को अपने साथ नहीं रख पाया और ये भूल रही है। अभी मेरी बात हो रही थी आजसू के कुछ लोगों से, बोले कि अगर इन तमाम सीटों पर अगर 10-10 हज़ार भी अगर वोट हम ले आते हैं तो ये बीजेपी का लॉस है। और इस बार चुनाव जिस तरीके से है बिल्कुल टाइट कॉन्टेस्ट है, ऐसे में 1,000-2,000 जो वोट के मार्जिन है वो बहुत मायने रखेंगे। वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर 1,000 अगर एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी अगर 1,000 वोट भी लाती है तो 1,000 वोट वो जो लॉस है वो बीजेपी का लॉस है। तो बीजेपी अगर इन लोगों को साथ ले लेती तो शायद बीजेपी के लिए बड़ा गेन होता। फिलहाल रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है ये बहुत ही टाइट चल रहा है। जी देखिए, टाइट ही नहीं चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन है, वो 40 सीटों पर रुझानों के अंदर आगे चल रहा है, यानी बहुमत से मात्र एक दूर। तो क्या इस बार एक मिराकल होने जा रहा है, राजनीतिक चमत्कार होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बाद, एनडीए के बाद कांग्रेस गठबंधन की पूर्ण बहुमत से झारखंड की सरकार बनने जा रही है? क्या ऐसा होगा? और अगर ऐसा होगा तो इसके राजनीतिक परिणाम राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या होंगे? विनोद जी, एक ऐसे समय जब सीएए को लेकर डिफेंस करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, एनआरसी में जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने तो एनआरसी को लेकर कुछ कहा ही नहीं, सरकार की एक भी मीटिंग नहीं हुई, और विरोधी कह रहे हैं कि आपने नहीं कहा लेकिन अमित शाह जी ने तो कहा है संसद के अंदर एनआरसी के बारे में। ऐसी राजनीतिक परिदृश्य में अगर झारखंड कांग्रेस गठबंधन जीत लेता है तो क्या पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होंगे? नहीं, देखिए, इससे राजनीतिक परिणाम निश्चित रूप से होंगे। महाराष्ट्र की घटना का असर झारखंड में भी पड़ा होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस का और जेएमएम के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा। अभी दिल्ली के चुनाव होंगे तो विपक्ष की राजनीति को एक धार मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा और एनडीए का में घटक दलों का दबाव बढ़ेगा, खासकर बिहार में, क्योंकि 2020 में बिहार में भी चुनाव होंगे। तो रामविलास पासवान की पार्टी, नीतीश कुमार, ये सारे लोग जो है ये अपना दबाव बीजेपी पर बढ़ाएंगे कि जो झारखंड में हुआ वो बिहार में ना हो पाए, लेकिन सारे नतीजे निकलेंगे और विपक्ष को एक धार मिलेगी। जी विनोद सर, लेकिन कांग्रेस में एक बार फिर वही समझना चाहूंगा, कांग्रेस कहां? झारखंड में भी राहुल गांधी ने 5 जनसभा की, लगभग 15 या 20, 17 विधानसभाओं को कवर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनसभा की, 40 लगभग विधानसभाओं को एड्रेस किया। कांग्रेस मान बैठी थी कि झारखंड में भी हम बी पार्टी हैं, महाराष्ट्र की तरह या किसी और राज्य की तरह। निश्चित रूप से बी पार्टी, भाई 31 सीटों पर वो लड़ रहे हैं और 43 सीटों पर जेएमएम लड़ रहा है और 6-7 सीटों पर आरजेडी है, तो बी पार्टी तो है। और झारखंड मुक्ति मोर्चे के जो झारखंड में जो चुनाव परिणाम निकलेंगे और कांग्रेस गठबंधन और जेएमएम की अगर सरकार बनती है तो उसका श्रेय अगर जाएगा तो हेमंत सोरेन को जाएगा। इसके पूरे हीरो हेमंत सोरेन बन के निकलेंगे। देखिए, दुमका में भी और बरहेट में, दोनों जगह में गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों जगह सभाएं की और दोनों में 100 किलोमीटर का फर्क है और दोनों की सीमाएं छूती हैं एक दूसरे से, लेकिन वहां 15 तारीख को दुमका में प्रधानमंत्री ने रैली की और 17 तारीख को बरहेट में रैली की। और अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं आपके मुताबिक तो इसका मतलब है कि झारखंड में करप्शन कोई मुद्दा नहीं है, जो आरोप कम से कम शिबू सोरेन पर लगता रहा। देखिए, हेमंत पर करप्शन का कोई चार्ज इस तरह का नहीं है, शिबू सोरेन पर जरूर आरोप लगे और शिबू सोरेन जेल भी गए करप्शन को लेकर के, खासकर जेएमएम केस में, लेकिन उसके बावजूद आदिवासियों में, विशेषकर संथालों में जो शिबू सोरेन की जो लोकप्रियता है वो भी बरकरार है। और आपको याद होगा जेएमएम के आरोप लगने के बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी कांड हुआ था, उसके आरोप लगने के बाद भी जो उनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने अपना पॉलिटिकल रिलेवेंस आज तक बनाए रखा और इतना बड़ा बनाए रखा है कि बीच में एक बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, उसके बाद हेमंत सोरेन ने लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पर चलाया। और जहां तक पॉलिटिकल करप्शन की बात है तो आप क्यों भूल जाते हैं जयललिता को? आप क्यों भूल जाते हैं कई और ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, मैं नाम यहां पर नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन करप्शन के आरोप लगने के बाद भी वो आते हैं, चुनाव जीतते हैं, पूर्ण बहुमत से आते हैं। और जयललिता के खिलाफ तो एक इतना बड़ा कैंपेन चला था कि उनके कबर्ड के अंदर इतने 1000 साड़ियां मिली है, इतने 1000 जूतों के बंडल मिले हैं, वो सेट्स मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तो मुझे लगता है कि राजनीति में कौन उस वक्त अच्छा खेल जाता है। चारा घोटाला का आरोप लगने के बावजूद आरजेडी की सरकारें बनी। बिल्कुल बनी है। तो रजनीश, ये मान लिया जाए कि झारखंड में जो संथाल परगना है वो अहम भूमिका निभाने जा रहा है किंग मेकर के तौर पर। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए, संथाल परगना की एक विशेष भूमिका हो गई। अभी मैं रांची की भी बात आपको कह दूं कि सभी लोगों का जो मूवमेंट है वो ज़्यादातर लोग जेएमएम की ऑफिस और शिबू सोरेन के आवास पर पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये जो इलाका होगा यहाँ सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल हशबश रहेगा। चूँकि रघुवर दास जमशेदपुर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शिबू सोरेन है, अभी फिलहाल हेमंत सोरेन भी है, और यहाँ पर जो पूरा जो सेंटर होगा, पॉलिटिकल सेंटर, वो यहाँ पर होगा। संथाल परगना एक इंपॉर्टेंट रोल बिल्कुल प्ले करेगी। और जैसा मैंने कहा कि लोकल इशूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी रहे हैं हमेशा से झारखंड के चुनाव में। आप पिछले चुनाव में भी देखिए
रघुवर दास ने लोकल इश्यूज़ पर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था और इस बार भी लोकल इश्यूज़ हैं और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स भी हैं। तो आपको तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। इस बार वोटर्स जो है झारखंड में उन्होंने बड़े सोच समझ कर उन्होंने वोटिंग की है। अब किस तरीके का वोटिंग का ट्रेंड है और लोग किसको फिर से चाहते हैं इसलिए थोड़ी देर में पता चल लोकल जाएगा। मुद्दे मगर ये असरदार तो तय दीपक जी, आपको भी है नजर कि आ रहा है? बीजेपी के लिए बहुत टाइट सिचुएशन है। अभी भी जो रुझान आ रहे जी, हैं रजनीश। नेक टू नेक फाइट बीजेपी और जेएमएम के बीच। और अगर लोकल मुद्दे प्रभावी नहीं होते तो उसके हिसाब से तो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। भले से मैं गठबंधन ना कहूं, एनडीए ना कहूं, क्योंकि गठबंधन में वहां चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, जेडीयू नहीं है, एलजेपी नहीं है, साथ ही साथ आजसू जो बड़ा फैक्टर है वहां के चुनाव में वो भी नहीं है और फिलहाल 4 सीटों पर आजसू आगे है। अगर ये कॉम्बिनेशन होता तो शायद एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता था, एक कड़ी टक्कर जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को मिल सकती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर, अगर राष्ट्रीय मुद्दे होते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी परिस्थिति न होती, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे को उठाया, धारा 370 के मुद्दे को उठाया, प्रधानमंत्री जी ने भी उठाया, अमित शाह जी ने भी उठाया और इसके बावजूद अभी जो फिलहाल दिख रहा है वो 81 में से 75 सीटों के रुझान आ गए हैं। बीजेपी मात्र 24 पर आगे है और आज देखिए 6 पर आगे हो गई। 81 में 6 एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है और कांग्रेस गठबंधन जो है वो 40 सीटों पर, जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन है वो बहुमत से सिर्फ एक दूर 40 सीटों पर है। रुझानों के अंदर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आते हैं।